डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू EC प्लस, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। मैं हूं अनामिका सिंह और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने एनिमल किंगडम स्टार्ट किया था, आज मैं उसी को कंटिन्यू करूंगी। एनिमल किंगडम में मैंने आपको बता दिया था कि जंतु जगत को किस तरह से वर्गीकृत किया गया है और किन किन भागों में वर्गीकृत किया गया है या बांटा गया है। आज की क्लास में मैं उसी को कंटिन्यू करूंगी। लास्ट क्लास में मैंने प्रोटोजोआ तक आपको पढ़ा दिया था, अब हम आगे का सेक्शन पढ़ेंगे जो बच गया है। सबसे पहली चीज जो प्रोटोजोआ हमारा चल रहा था उसी को लेकर मैं कुछ बात करूंगी। जैसा कि आप जानते हैं प्रोटोजोआ सबसे पहले हमने पढ़ा था, पर प्रोटोजोआ में कौन कौन सी चीजें आती हैं ये भी मैंने आपको बता दिया था, है ना। मतलब कई सारे प्रोटोजोआ के नेम भी मैंने आपको बता दिए थे जो आपके एग्जाम में सीधे पूछ जाते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, प्रोटोजोआ से होने वाली अगर बीमारी पूछेंगे तो मैं पहले उसके बारे में भी पढ़ा चुकी हूँ, बट एक सिंगल लाइन में उसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि प्रोटोजोआ से भी एक्चुअली क्या होती हैं, कुछ डिसीजेस होती हैं। क्या बोला है मैंने कि प्रोटोजोआ से भी क्या होती हैं, कुछ डिसीजेस होती हैं। तो प्रोटोजोआ से होने वाली डिसीजेस या बीमारी कौन कौन सी है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो वही प्रोटोजोआ से भी होने वाली कई सारी बीमारियां होती हैं। डिसीज यानी कि बीमारी, डिसीज यानी कि बीमारी, जहां तक है मुझे आपको दिख तो रहा ही होगा, अच्छे से दिख रहा होगा ना। चलिए और समझिएगा। अब प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां सीधे याद नहीं रखनी है, मुझे पता है आप लोगों को सीधे कुछ याद करने को बोलो तो वो मेहनत वाला काम नहीं होता है। तो इसकी ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी, अगेन यहाँ पर भी बता दे रही हूँ, 2 बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। तो इसकी ट्रिक थी खुद खाएं गंदा, खुद खाएं गंदा, खुद खाएं गंदा। तो यहाँ से हमें ये पता चला था कि अगर ख से बात होगी तो ख से एक बीमारी निकलती है जिसे हम क्या कहते हैं, खुजली कहते हैं। ख से कौन सी बीमारी निकलती है, खुजली। द से कौन सी बीमारी निकलती है, दमा, जिसे हम अस्थमा कहते हैं। ख से कौन सी बीमारी निकलती है, खाज। ख से निकलती है खाज, जिसे हम स्केबीज कहते हैं। ए से बीमारी निकलती है एथलीट फूट, एथलीट फूट ये बीमारी निकलती है पैरों के कटने फटने से ये होती है। ग से कौन सी बीमारी निकलती है, गंजापन, बाल्डनेस जिसे हम कहते हैं। एंड सबसे लास्ट में आइएगा द से दमा, जिसे हम अस्थमा भी कहते हैं। द से दमा जिसे हम अस्थमा, अस्थमा भी कहते हैं, है ना। ये हो जाएगा बाल्डनेस। इसके बारे में बात करें तो एथलीट्स फूट, एथलीट फूट नाम की बीमारी भी होती है। अच्छा, दमा 2 बार हो गया है, कोई बात नहीं, इसको हम दाद कर लेते हैं। कोई बात नहीं, द से हम इसको क्या कर लेते हैं, दाद। रिंग वॉर्म जिसे हम कहते हैं, तो वो भी एक बीमारी होती है। खाज को स्केबीज बोलेंगे, ठीक है। खाज को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, स्केबीज। ये रिंग वॉर्म हो जाएगा और ईचिंग यानी कि खुजली हो जाएगा। ये इसका पूरा स्ट्रक्चर मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन पहले कर चुकी हूँ, जहां तक है मुझे दोबारा इसे पढ़ाने की जरूरत नहीं होगी। एक बार फिर से मुझे चीजें याद दिलानी थी, इसलिए मैंने आपको बताया। सो प्रोटोजोआ यहाँ पर होता है ओवर। आपको बहुत अच्छे से पता है एनिमल किंगडम किस किस तरीके से बटा होता है, उसी को मैं आगे बढ़ा रही हूँ। और आगे आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पोरीफेरा के बारे में, है ना। किसके बारे में पढ़ेंगे, पोरीफेरा के बारे में। मैम कितना अजीब सा नाम है ये पोरीफेरा, हम कैसे याद रखेंगे। तो देखिए, आपको थोड़ा सा, जैसे आपको ऑर्थोपोडा मोलस्का हो गया, है ना, ये कहीं ना कहीं आप इसको देखा हुआ है तो आपको याद हो गया होगा, लेकिन इसे नहीं देखा है तो एक नया सा आपके लिए साउंड कर रहा होगा, बट यस इसे आपको पढ़ना पड़ेगा। पोरीफेरा के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये द्विस्तरीय जंतु होते हैं, ये 2 स्तर पर होने वाले जंतु होते हैं, ठीक है। बायो लेवल एनिमल्स होते हैं। दूसरी चीज की इनमें नाल प्रणाली यानी कि कैनाल सिस्टम होता है, जिसमें ऑक्सीजन एवं भोज्य पदार्थ जंतु के शरीर में प्रवेश करते हैं। और इनमें मुख का अभाव होता है, इनमें मुख नहीं पाया जाता है, बल्कि क्या होता है, कैनाल सिस्टम होता है, कैनाल प्रणाली होती है, जिसे हम नाल प्रणाली कहते हैं। नाल के थ्रू ये क्या खाते हैं, अपना भोजन खाते हैं। इनका अलग से मुख नहीं होता है जैसे हमारा मुख होता है। तो ये ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थ जंतु के शरीर में प्रवेश करते हैं, इनमें मुख का अभाव होता है।
सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये देखने में कुछ इस तरीके से होते हैं। बचपन में वो हम खाते थे ना उंगली में फंसा फंसा के, है ना, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है बट आप समझ गए होंगे, पुंगी जिसे बोलते थे। अब मुझे नहीं पता आप लोग क्या बोलते थे, ये लगभग वैसे ही दिख रहा है। तो ये कुछ ऐसा होता है, पहली चीज तो ये, है ना। और ये वाला सेक्शन इसका ओपन रहता है, खुला हुआ सा रहता है। अब इस वाले सेक्शन की अगर मैं, अब यहाँ पे कहीं मुंह तो नहीं दिख रहा है ना, लेकिन ये एक जंतु है ना, ये एक जलीय जीव है, जंतु भी नहीं कहेंगे, एक जलीय जीव बोल सकते हैं इसको। तो ये खाना कहाँ से खाता है, इस हिस्से से खाता है, ऑक्सीजन भी यहीं से लेता है और भोज्य पदार्थ भी वो यहीं से लेता है। और जानते हैं इसके बारे में कि इनके शरीर पर असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। इनके शरीर पर स्पंज गुहा नामक एक गुहा भी पाई जाती है। ध्यान से सुनिएगा, इनके जो बॉडी होगी ना उस पर बहुत सारे छेद भी मिलेंगे। आप खुद देखो ना, ये मिल भी रहे हैं हमको, ये बहुत सारे क्या दिख रहे हैं यहाँ पर, छिद्र। एकदम जूम करके अगर देखेंगे तो अच्छे से और क्लियर समझ में आएगा, बट यस इसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं, छेद होते हैं। और क्या कहा गया है कि इनके शरीर पर स्पंज गुहा नाम की गुहा भी होती है। ये थोड़े से स्पंजी होते हैं, मतलब स्पंज मतलब समझते हो ना कि जिसको अगर हम छोटे से हिस्से में लेकर आएंगे तो वो बिल्कुल स्पंज हो जाएगा। स्पंज का मतलब आप अच्छे से समझते हैं। तो ये कैसे होते हैं, स्पंजी होते हैं क्योंकि इनमें स्पंज कैविटी होती है, गुहा होती है। साइकोन एवं स्पंज इसके प्रमुख उदाहरण है। इसका एग्जाम्पल भी क्या हो जाएगा, साइकोन एवं स्पंज ही हो जाएंगे, है ना। स्पंज का प्रयोग ध्वनि के अवशोषण में किया जाता है, ध्वनि को एब्जॉर्ब करने के लिए इसका यूज किया जाता है, स्पंज का यूज किया जाता है। क्या यहाँ से कभी कोई क्वेश्चन बन सकता है, 100% बन सकता है। स्पंज का अवशोषण जो है, स्पंज का जो प्रयोग है वो ध्वनि के अवशोषण में होता है। सो इस स्लाइड पे मैंने आपको बताया कि ये कैसे होते हैं, द्विस्तरीय होते हैं, दो स्तर पर काम करते हैं। इनमें नाल प्रणाली यानी कि कैनाल सिस्टम होता है, ये कई सारे नालों में क्या होते हैं, विभक्त होते हैं। फिर हमने देखा कि इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र यानी कि छेद भी होते हैं, जहां से ये क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, जहां से ये क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। कुछ ऐसे ही है ना। तो हमें यहाँ से पता चला कि ये क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। और इस पर बहुत सारे छिद्र होते हैं, यहीं से भोज्य पदार्थ भी, ऊपर से भोज्य पदार्थ भी ये ग्रहण करते हैं। इनका अलग से कोई मुख नहीं होता है जैसे दूसरे जीव या जंतु का होता है, इनका अलग से किसी तरह का कोई मुख नहीं होता है। और इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है साइकोन और स्पंज का यूज ध्वनि के एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण में भी किया जाता है। अब इसके कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, जैसे स्पंजिला इसका एक एग्जांपल है, ल्यूकोसोलोनिया भी इसका एग्जांपल है, यूस्पंजिया भी इसका एक एग्जांपल है ना, स्पंजिला भी इसका एग्जांपल है। तो इसी के अंदर शैवाल पाए जाते हैं जो सहजीवी जीवन व्यतीत करते हैं। अब इन सब में ही क्या पाए जाते हैं, एल्गी पाए जाते हैं जो कि सिम्बायोटिक लाइफ जो है वो अपनी व्यतीत करते हैं, यानी कि सहजीवी जीवन जीते हैं जैसे एक नॉर्मल जीव का जीवन होता है, ठीक है। कुछ ये एग्जाम्पल्स में ही हमने देखा कि ये कहाँ पाए जाते हैं, एल्गी के अंदर पाए जाते हैं जो एल्गीज होती हैं, और फिर ये अपना जीवन आसानी से यापन करते हैं। ये था हमारा क्या, पूरी फेरा। पूरी फेरा कभी भी अब नाम आ जाए तो हमें कुछ ही बातों का ध्यान रखना है। क्या बोला मैंने कि कभी भी एक नाम आ जाए जिसे हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, पूरी फेरा। अगर कभी क्या नाम आ जाए, शॉर्ट नोट्स में आपके बना रही हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि किन चीजों का ध्यान एक्चुअली में आपको रखना है। तो जहां जरूरी है ना वहीं बना रही हूँ, जबरदस्ती नहीं बनाना है हमने आपको। तो हम देखने जा रहे हैं पूरी पेरा के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, पूरी पेरा का जो डायग्राम है या इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होता है ना। ये कैसा होता है, कुछ इस तरीके का होता है। ये कहीं से भी निकले रहते हैं, है ना, जैसे मान लो कि ये यहाँ से अटैच है। अब क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था इनमें छोटे छोटे होल होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इसको मैं अलग से अभी बता रही हूँ कि आपको इसे कैसे लिखना है। आप पूरा उसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं या मैं जैसे आपको अलग से लिखवा रही हूँ आप वैसे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
शॉर्ट में लिखना चाहो तो शॉर्ट में भी लिख देना, बस समझ में आना चाहिए मेन चीज। तो हमें क्या पता चला कि ये क्या है, नाल सिस्टम है, नाल सिस्टम जिसे हम कैनाल कैविटी कहते हैं। तो ये क्या है, एक नाल सिस्टम है जिसमें क्या है, छोटे छोटे ये छिद्र हैं, जिसमें ये छोटे छोटे क्या हो जाएंगे भाई, छिद्र यानी कि होल। और ये जो होल है ना, हमें इनकी संख्या नहीं पता, क्योंकि ये कैसे होते हैं, असंख्य होते हैं, असंख्य होते हैं, बहुत ज्यादा संख्या में ये होते हैं। और हमें क्या पता है इसके बारे में कि ये लोग फूड कैसे इनटेक करते हैं। हमें इसके बारे में ये पता है कि ये लोग जो फूड है वो क्या करते हैं, कैसे उसको इनटेक करते हैं, यानी कि खाते हैं। तो फूड को इनटेक करने के लिए इनके पास क्या होता है, तो ये फूड में क्या लेते हैं, O2 हो गया या फिर कोई भी भोज्य पदार्थ हो गया, है ना, उसे ग्रहण करते हैं। लेकिन इनमें क्या नहीं होता है, तो इनमें मुख नहीं होता है, इनमें मुख नहीं पाया जाता है। ये कुछ मेन चीजें थी जो आपको याद रखनी थी, है ना। साइकोन और स्पंज भी इसका एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल याद रख लेना। एग्जाम्पल अगर किसी ने पूछे तो बता देना कि एक होता है साइकोन, क्या होता है, साइकोन एंड स्पंज, ये दो एग्जाम्पल होते हैं। और स्पंज के बारे में जरूर लिख लेना कि ये जो स्पंज होता है ये ध्वनि के अवशोषण में प्रयोग होता है, ध्वनि के अवशोषण में प्रयोग होता है। दैट्स इट, इतना हमें ध्यान रखना है। कुछ चीजें मैंने आपको इसके बारे में बताई, पोरीफेरा और ये जलीय जीव है। क्लियर, क्या सबको इतनी चीजें समझ में आ गई हैं? तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, ऐसे ही नोट कर लेना, एक बार इसे रीड करके उसको पढ़ लेना, एक बार बना लेना। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद, पोरीफेरा के बाद आते हैं हम सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा नाम भी थोड़ा सा अजीब है, सीधे मैं आपको बता देती हूँ, ये कुछ इस तरीके का दिखता है, ये कुछ इस तरीके का दिखता है। मुझे लगा शायद ही क्लियर दिख नहीं रहा, क्योंकि मुझे बड़ा धुंधला सा दिख रहा है। इसके ऊपर टोपी जैसा ये आकार होता है, ठीक है, और इसी से बहुत सारी क्या निकली होती हैं, ये रेशे निकले होते हैं। ये कुछ इस तरीके का होता है इसका स्ट्रक्चर, है ना, देखा है हमने, कई बार देखा होगा ऐसा कुछ। चलो, सिलेंट्रेटा सबसे पहला क्या था, पोरीफेरा था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सिलेंट्रेटा के बारे में। इस संघ के जीव की सबसे प्रमुख विशेषता कि ये पॉलिप तथा मेडुस अवस्था का पाया जाता है, उसकी अवस्था के बारे में बात चल रही है। पॉलिप जंतु स्थानबद्ध एवं अलिंगीय होते हैं, जिनके पास कोई लिंग नहीं होता है, स्थान से बंधे हुए रहते हैं, स्पेसिफिक किसी प्लेस पर होते हैं। और ये अलिंगीय होते हैं, मतलब इनका कोई लिंग नहीं होता है, ना ही स्त्रीलिंग ना ही पुल्लिंग। जबकि मेडुसा गतिशील एवं लिंगी होते हैं। अब इसमें जो मेडुसा है ना, वो कैसा है, गतिशील है, मतलब वो मूव करता है ना। हमें क्या पता चला, पहली चीज ध्यान से सुनेंगे कि इस संघ के जीव की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, कि पॉलिप की अगर बात करें, पॉलिप तथा मेडुसा अवस्था का पाया जाता है, दो अवस्था में ये होता है, जिनमें से ये जो पॉलिप है ना, जिनमें से ये पॉलिप है, तो ये स्थानबद्ध होते हैं, ये स्पेसिफिक किसी प्लेस पर होंगे, लेकिन इनका कोई लिंग नहीं होगा, कोई जेंडर कंफर्म नहीं होगा कि मेल है या फीमेल है। लेकिन जो मेडुसा होता है वो गतिशील होते हैं, वो इजीली मूव करते रहते हैं, और इसका लिंग भी होता है। यह संघ निडेरिया के नाम से भी पुकारा जाता है, इसे हम निडेरिया के नाम से भी जानते हैं। इसके तहत आने वाले अधिकांश जीव समुद्री जल में तथा कुछ स्वच्छ जल में निवास करते हैं, है ना। और कुछ इसके अलावा भी कई सारे जीव हैं जो किसमें रहते हैं, स्वच्छ जल में भी निवास करते हैं, समुद्री जल में, या फिर कहें तो स्वच्छ जल में निवास करते हैं। इस संघ के जीवों में ऊतक स्तर संगठन पाया जाता है, मतलब यहाँ पर ऊतकों का संगठन पाया जाता है ना। इस संघ के कुछ जंतु प्रवाल भित्ति के भी होते हैं, प्रवाल भित्ति का भी निर्माण करते हैं। अभी पता चलेगा प्रवाल भित्ति क्या होती है। सबसे पहले दो चीजों का ध्यान रखना है कि इस संघ जीव की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, कि ये पॉलिप तथा मेडुसा दो अवस्था में होते हैं। कितनी अवस्था में होते हैं, एक पॉलिप में और एक मेडुसा, दो अवस्था में होते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम वैसे ही हमें ये इतने गंदे गंदे नाम याद नहीं हो रहे थे, एक पेरिफेरा आ गया था, ये सिलेंट्रेटा आ गया, अब पॉलिप आ गया, है ना, मेडुसा आ गया, कैसे याद रखें हम, ये तो बस शुरुआत है। एनिमल किंगडम इतना ही आसान होता तो फिर क्या बात होती, बट ये इतना आसान है नहीं। ध्यान से सुनेंगे,
तो मैंने आपको क्या बताया कि ये गतिशील होते हैं, बट दो चीजें पहले बताई थी कि पॉलिप तथा मेडुसा दो अवस्था में होंगे। इनमें से भी जो पॉलिप होगा वो एक ही स्थान पर रहेगा, मूव नहीं करता है ना। लेकिन और दूसरी चीज कि इसमें लिंग भी नहीं होते हैं। और उसके अलावा जो मेडुसा होता है वो उसमें लिंग की पहचान हो सकती है, यानी कि वो लिंगी होते हैं और वे स्थान में वो गतिशील होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इजीली चले जाते हैं। इनको हम रेडिडिया के नाम से भी जानते हैं। और या ये ऊतकों का समूह होता है संघ के जीवों में। और यहाँ पर प्रवाल भित्ति पाई जाती है। प्रवाल भित्ति क्या होती है, तो अपने चारों रक्षात्मक अस्थि का स्राव करती है जो बाद में मूंगा रीफ बन जाते हैं। बेसिकली ये एक तरह से लेयर के फॉर्म में, परत के फॉर्म में काम करती है। कौन? प्रवाल भित्ति। संघ के अंतर्गत आने वाले जंतुओं के मुख के पास धागे नुमा संरचना पाई जाती है ना। इस संघ के अंतर्गत आने वाले प्रमुख जीव है हाइड्रा या जेलीफिश। बेसिकली ये हमसे ये कहना चाह रहे हैं, ये इसका मेन पार्ट होता है जिससे क्या निकलती है, बहुत सारी धागेनुमा संरचना निकलती है। जिससे क्या निकलती है, बहुत सारी धागेनुमा संरचना निकलती है। हाइड्रा या जेलीफिश इसका सबसे मेन एग्जांपल है। फाइसेलिया, ओबिलिया, ऑरिया, ऑर्लिया या फिर सी एनिमोन, ये भी क्या है, इसके एग्जांपल है। अदर एग्जांपल्स हैं ये इसके, तो इनके नाम भी याद रख लेना। आई विश कि आपके पेपर में ये चैप्टर ना आए, क्योंकि अगर आया तो पता नहीं आप क्या ही कर दोगे। तो मैं भगवान से यही प्रे करूंगी कि इस चैप्टर से क्वेश्चन ना आए, पर फिर भी पढ़ लो, है ना। फिर भी पढ़ लो। तो ये कुछ इसके बारे में मुझे बताना था जो मैंने आपको बताया। कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसका मेन सेक्शन मुख का होता है, जिससे ये इतने सारे क्या निकलती हैं, धागेनुमा संरचना निकलती हैं। इनकी जितनी भी प्रजातियां होंगे ना, सबसे ये चीज होगी, सब में ये चीज होगी ही होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं उसके बाद थर्ड नंबर पर। थर्ड नंबर पर है प्लेटीहेल्मिन्थीज। पहले मैंने आपको क्या बताया, पोरीफेरा के बारे में बताया। सेकंड मैं आपको क्या बताने सेकंड मैंने आपको किसके बारे में बताया, सिलेंट्रेटा के बारे में। एंड थर्ड में आपको प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में बता रही हूँ। तो इस संघ के जंतु फीते के समान चपटे होते हैं। इसका भी तो डायग्राम होगा, देखो होगा। ये कुछ इस तरीके से होते हैं, बड़े अजीब से लग रहे हैं। आपको पता है जब मैं ये इनकी इमेजेस निकाल रही थी, मेरे पूरे फोन में कीड़े मकोड़े ही हो गए थे, छोटे छोटे से। और मुझे थोड़ा सा डर लगता है, और मुझे वैसा नहीं लगता, किसी को भी अच्छा नहीं लगता, ऑब्वियस सी बात है। पूरे पूरे फोन में वही मुझे दिख रहा था, क्योंकि मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इमेजेस निकाली थी। फिर उसके बाद इसको देखते हैं अब। हम क्या पढ़ने जा रहे थे, प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में। सबसे पहले पोरीफेरा था, सेकंड नंबर पे सिलेंट्रेटा था। अब क्या हो जाएगा, प्लेटीहेल्मिन्थीज। क्या होता है कि संघ के जंतु फीते के समान चपटे होते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल चपटे से होते हैं। फीता मतलब रिबन की बात चल रही है, जैसे रिबन कैसा होता है, चपटा सा। तथा अग्रभाग पर चूसक या कांटे लगे होते हैं। इसका जो आगे का भाग होता है उस पर क्या लगे होते हैं, कांटे लगे होते हैं। और क्या बोल रहे हैं, जंतु उभयलिंगी तथा परजीवी होते हैं। उभयलिंगी मतलब जिसका कोई उभयलिंगी मतलब दोनों लिंग भी बोल सकते हैं, है ना। तो जंतु उभयलिंगी तथा परजीवी होते हैं, जैसे फीताकृमि यानी कि टैपवॉर्म इसका सीधा साधा एग्जांपल हो जाएगा। संघ के तहत आने वाले जंतुओं का शरीर 3 स्तरीय होता है। इसका जो शरीर है ना, वो 3 स्तर में बटा हुआ रहता है। कितने स्तर में बटा होता है, तो इसका शरीर 3 स्तर में बटा हुआ रहता है। ठीक है, परंतु इसमें देह गुहा यानी कि बॉडी कैविटी नहीं होती है। बॉडी में जो कैविटी होती है वो इसमें नहीं पाई जाती है। इन जंतुओं में पाचन तंत्र विकसित नहीं होते। ऑब्वियस सी बात है, जब बॉडी की कैविटी नहीं है तो फिर पाचन तंत्र कैसे विकसित होंगे। उत्सर्जन फ्लेम कोशिकाओं द्वारा होता है। इसके अंदर फ्लेम कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसके कारण उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हम प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में अगर बात करें तो ये कैसा होता है, चपटा सा होता है, जैसे एक रिबन होता है, जैसे एक फीता होता है, उसी की तरह ये चपटा सा होता है, जिसके आगे के भाग में चूसक या कांटे लगे होते हैं, है ना। जंतु उभयलिंगी तथा परजीवी होते हैं। उभयलिंगी की अगर मैं बात करूं, देखो परजीवी मतलब जो दूसरे पर डिपेंड करते हैं, है ना। और उभयलिंगी मतलब जिनमें दोनों ही लिंग होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल फीताकृमि हो जाएगा। और संघ के तहत आने वाले जंतुओं का शरीर 3 स्तरीय होता है, परंतु इसमें बॉडी कैविटी नहीं होती है। ये इनके शरीर में पाचन भी नहीं होता है और एक्सक्रीशन फ्लेम कोशिकाओं के द्वारा होता है। इसका प्रथम होस्ट मनुष्य तथा द्वितीय होस्ट सुअर होता है। प्रथम कौन होता है, मनुष्य, और दूसरा कौन होता है, सुअर। क्योंकि ये अपना भोजन किससे लेते हैं, दूसरों पर निर्भर करते हैं। तो ये पहले होस्ट कौन होंगे, मनुष्य, और दूसरे होंगे सुअर। पेसिओला हिपेटिका में मुख्य गुहा और गुदा नहीं होते, इसी का ही एग्जाम्पल है। इनमें फीताकृमि
में ज्वाला कोशिकाएं, ये पीतक्रमी होना चाहिए ना, इनमें पीतक्रमी में ज्वाला कोशिकाएं यानी फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं जो उत्सर्जी अंग का कार्य करती हैं। यह एक उभयलिंगी यानी बाइसेक्सुअल जंतुओं का संघ है। प्लेनेरिया, लीवर, पुलक, टेपवर्म ये इसके एग्जांपल्स हैं। फेसियोला, टीनिया आदि संघ के जीवों के प्रमुख उदाहरण है ना। ये तो कुछ है ही, इसी के साथ ये भी है, वहां पे बस बुलेट लग गया है, तो ये इसी का ही पार्ट है। जहां तक ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कैसे आगे से ये पूरे चपटे हैं। आगे से ये चूसक स्थान है जिसमें क्या लगे होते हैं, तो जिसमें क्या लगे होते हैं, क्या बोला था, कांटे लगे होते हैं ना, कांटे लगे होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं अब हम इसके बाद एस्किल एस्किलमिंथीज। अब हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, हमने पोरीफेरा पढ़ा था, सेलेंट्रेटा पढ़ा था, एंड थर्ड नंबर पे हमने किसे पढ़ा था, तो थर्ड नंबर पे हमने प्लेटीहेल्मिंथीज देखा था। अब हम चौथे नंबर पर पढ़ने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं कि ये कैसे दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं ये कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, ये कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। और इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। इस संघ के जंतु जलीय, स्थलीय या परजीवी होते हैं। तो ये जलीय भी होते हैं यानी जल में भी रहते हैं, स्थलीय भी होते हैं यानी स्थल में भी रहते हैं, और परजीवी यानी दूसरों पर भी अपने जीवन के लिए निर्भर करते हैं। एक होता है स्वजीवी जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, और एक होते हैं परजीवी जो अपने भोजन के लिए किसी और पर निर्भर करते हैं। ये अधिकांशतः परजीवी होते हैं, अभी बताया, तथा अपने पोषकों में रोग उत्पन्न करते हैं। अपने ही पोषकों में क्या उत्पन्न करते हैं, रोग। इस संघ के जंतुओं का शरीर अखंडित होता है, लंबे पतले धागे जैसे बेलनाकार होते हैं तथा दोनों सिरे नुकीले से होते हैं। इनके जो जीव होते हैं वो लंबे से होते हैं और इनके दोनों सिरे कैसे होते हैं, नुकीले से होते हैं, ठीक है। और ये अखंडित होते हैं, इनका खंड नहीं किया जा सकता है, और ये पतले लंबे धागे जैसे होते हैं, बेलनाकार। इनके शरीर पर कड़ा उच्चर्म होता है ना। और क्या बोला है इनके बारे में कि स्पष्ट आहार नाल एवं मुख व गुदा दोनों उपस्थित होते हैं। मतलब इनमें आहार नाल भी होती है, मुख या व गुदा दोनों ही चीजें इनमें उपस्थित होती है। मतलब मुख भी होगा, गुदा यानी एनस वाला सेक्शन भी होगा। इनमें उत्सर्जन प्रोटोन प्रीडिया द्वारा होता है, उसी का एक पार्ट है। ये एक लिंगी होते हैं, मतलब ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, इनमें एक ही लिंग होता है, अर्थात नर एवं मादा जनन अंग अलग अलग शरीर में पाए जाते हैं। एक लिंग होता है तो हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, तो जैसे मेल फीमेल में होती है वही उसी तरीके से इसमें भी होता है कि नर एवं मादा जनन अंग इसमें अलग अलग शरीर में पाए जाते हैं। उदाहरण ट्राइकेनेला, एस्केरिस, और फिर काइलोस्टोमा, वुचेरिया आदि, ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं जो कि किस में जाते हैं, तो ये जाते हैं फिर एस्केलेहेल्मिन्थीज में। क्लियर। तो मैंने आपको यहाँ पर आज की क्लास में 4 चीजें बताई हैं, है ना। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसे एक बार देख लो, फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे और इसके आगे की कहानी को हम पढ़ते हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं एक बार हम, और क्या क्या है भाई। ये तो इसका डायग्राम है, ओके, इतना ही है, कोई बात नहीं, मुझे लगा और भी चीजें होंगी, बट कोई बात नहीं, ध्यान से सुनिएगा। हम मैंने आज की क्लास में आपको 4 चीजें बताई हैं, तो भाई एक रिक्वेस्ट है, प्लीज उसे अच्छे से रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट क्लास में जहां तक ये चैप्टर है ओवर हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास तक ये चैप्टर इजीली ओवर हो जाएगा, और थोड़ी सी वो क्लास लंबी होगी, ये वाली क्लास थोड़ी सी छोटी है। और कुछ चीजों में मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नाम बहुत आड़े टेढ़े हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा कि नाम एक्चुअली में कैसे याद रखना है। कई बार क्या होता है कि हम चीजें ना पढ़ते जाते हैं, रिवाइज नहीं करते हैं। मुझ में जब मैंने भी पहली बार पढ़ा था तो मुझे भी दिक्कत गई थी, मुझे क्या सभी को होती है। तो सबसे बेस्ट है कि आप अपने नोट्स निकालिए, आराम से शॉर्ट में उसके बारे में लिखना स्टार्ट करिए। एग्जाम्पल्स नो डाउट थोड़े से डिफिकल्ट है, तो इसे एक एक बार रीड करते हुए चलना, जो ज्यादा फेमस है बस उसे एक एक बार देख लेना, ठीक है। ये हमको करना है, और जितने प्रीवियस ईयर पेपर लगा सकते हो लगा लेना। और एसएससी जेई वालों के स्पेशल अभी जो सीरीज है वो भी स्टार्ट करी है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशंस की, जिनमें से मेरी एक क्लास हो चुकी है, एक क्लास और आपको मिल जाएगी, मतलब मेरी कई सारी क्लासेस आपको वहां पर मिलेंगी। खैर आज के लिए इतना ही, और मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अलग से देना चाहती हूँ, वो भी देख लीजिए। सो इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से है, जैसा कि आप जानते हैं हर क्लास के एंड में मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा एक सार्थक बैच चल रहा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप स्टेट जेई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो विजय बैच चल रहा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। नॉन टेक्निकल में सिंगल सब्जेक्ट भी आपको मिलेंगे। ऐसा है कि अगर आप केवल मैथ्स ही पढ़ना चाहते हैं, रीजनिंग, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, XYZ कुछ भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं।
और आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो अपनी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए, उसके बारे में पता करने के लिए आप हमारे टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। बाकी क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलने वाली है, क्योंकि ये वाला कंटेंट थोड़ा थ्योरी में था, तो इसके लिए पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो आपको हर क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल पर जाना है, जितनी भी पीडीएफ है उसे डाउनलोड करना है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।